Hello everyone. So we are going to discuss about the plant hormones. Okay. हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड we've ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द टू टाइप्स ऑफ रेगुलेटर्स. वन आर द स्टिमुलेटर्स एंड वन आर द इनहिबिटर्स. ओके, ये तो क्लियर है बिल्कुल. ओके, स्टिमुलेटर्स ये होते हैं, इनहिबिटर्स ये होते हैं. ठीक है. और हमने सबसे पहले पढ़ा था अबाउट दी ऑक्सिन्स, राइट. आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी जिब्रेलिन्स. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी जिब्रेलिन्स. ओके, चलो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके डिस्कवरी की. ठीक है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी कि अ जापानीज साइंटिस्ट कुरोसावा, ठीक है, नाम क्या था, कुरोसावा. जो चीज़ें लिखने वाली है वो मैं आपको साइड में लिख के बता रही हूँ. ठीक है, अ जापानीज साइंटिस्ट Kurosawa found that the rice seedlings infected by the fungus Gibberella fujicori. ये चीज़ें आपकी डेफिनेटली थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपकी MCQ पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है. इसलिए मैं आपको ये साइड में लिखे जा रही हूँ कि एक जापानीज साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, कुरोसावा. ठीक है, इन्होंने देखा कि जो राइस सीडलिंग्स हैं, ठीक है, जो राइस सीडलिंग्स है, इट वाज या देवर इन्फेक्टेड बाय अ फंगस जिसका नाम क्या था, जिबरेला फ्यूजिकोराई. ठीक है, और जो सीडलिंग्स इन्फेक्टेड थे इस जिबरेला फ्यूजिकोराई से, वो क्या हो रही थी, लंबी लंबी ग्रो करे जा रही थी. वो क्या कर रही थी, लंबी लंबी ग्रो करे जा रही थी. और क्या बना रही थी, एक तो टॉल हुई, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुई, थिन एंड पेल भी हुई. ठीक है, थिन एंड पेल भी हुई. ठीक है, तो उससे क्या हुआ, एन एक्टिव सब्सटेंस वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड सीडलिंग्स एंड इट वाज नेम्ड एज द जिबरेलिन. ठीक है, इट वाज नेम्ड एज द जिबरेलिन. तो ऐसे क्या हुई, जिबरेलिन्स की क्या हुई, डिस्कवरी हुई, विच इज बेसिकली अ प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर. ठीक है, कैसे हुई कि जो राइट सीडलिंग्स थी, ठीक है, जब वो इन्फेक्टेड हुई इस फंगस से, ठीक है, तो क्या देखा उन्होंने कि वो सीडलिंग्स क्या कर रही है, लंबी लंबी ग्रो करे जा रही है. ठीक है, और उसके साथ साथ ये क्या हो रही है, थिन भी हो रही है और पेल भी हो रही है. तो इस फंजाई को जब उन्होंने एग्जामिन किया तो देन दे आइडेंटिफाइड अ सब्सटेंस, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं आज, जिबरेलिन्स बोलते हैं. ठीक है, और इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे. ठीक है, और इसकी डिटेल में इसको अपन नहीं पढ़ेंगे, ये बड़े लेवल का है. अपन यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं. ठीक है, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं. सबसे पहले इट हेल्प्स टू जर्मिनेट दी सीड. ठीक है, सबसे पहले इट हेल्प्स टू जर्मिनेट दी सीड. ओके, नाउ सर्टेन लाइट सेंसिटिव सीड्स, एग्जाम्पल द लेटस एंड द टबैको, शो पुअर जर्मिनेशन इन डार्क. क्योंकि वो लाइट से सेंसिटिव हैं, ठीक है, इसलिए वो डार्क में क्या होते हैं, जर्मिनेट नहीं कर पाते. ठीक है, germination starts vigorously if the seeds are exposed to light or red light. अभी मैंने कहा कि ये जो लाइट सेंसिटिव है, ठीक है, तो अगर एक नॉर्मल सी बात है कि अगर एक बच्चा जो न्यूट्रिशियस फूड से ग्रो कर रहा है, मतलब वो उस पर ही चल रहा है हमेशा से, ठीक है, तो वो उसी से क्या हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो वो जंक फूड से ग्रो करेगा क्या, नहीं. तो वैसे ही लेटस और टबैको के लिए क्या है, ये हमारी जो लाइट है, इट इज लाइक द मिल्क एंड द प्रोटीनेशियस फूड, जो कि क्या करती है, इसकी ग्रोथ कर रही है. ठीक है, लेकिन इनको जब इन लेटस और टबैको को क्या मिलती है, सफिशिएंट लाइट नहीं मिल पा रही, तो ये डार्क में जर्मिनेट नहीं कर पाते, डार्क में ग्रो नहीं कर पाते. ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमने
इसको लाइट से ट्रीट किया, ठीक है, ये लाइट उनको अवेलेबल कराई, तो ये क्या करते हैं, विग्रसली जर्मिनेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या किया गया कि जिब्रेलिन्स को क्या किया गया, इनके अंदर इंजेक्ट किया गया, या इनसे क्या किया गया, इस प्लांट को जिब्रेलिन्स से ट्रीट किया गया। तो देखा गया कि भाई अब इन प्लांट्स को जर्मिनेट करने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है, ये डार्क में भी क्या कर जाती है, ग्रो कर जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमको पता चला कि ये जो जिब्रेलिन्स हैं ये दीज हेल्प्स इन दी सीड जर्मिनेशन, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम्पल ये देख लिया, सब चीज़ एग्जाम्पल बेस्ड है, ठीक है। सीड जर्मिनेशन में आप डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जैसे लेटस एंड टोबैको, ओके हमको पता चल गया, क्योंकि भाई ये तो ग्रो करते ही नहीं थे डार्क में, लेकिन जैसे इन प्लांट्स को क्या किया, इनके साथ ट्रीट किया, दैट इज दी जिब्रेलिन्स, तो ये क्या करने लग गए, ग्रो करने लग गए डार्क में भी, ओके। तो दीज हेल्प्स इन दी सीड जर्मिनेशन, ओके। नाउ इन द सेकेंड पार्ट, दैट इज द डोरमेंसी ऑफ दी बड्स, ठीक है, दैट सेकेंड इज रोल इज दी डोरमेंसी ऑफ दी बड्स, ठीक है। अब डोरमेंसी में इसका क्या रोल आता है कि इन टेम्परेचर रीजन्स द बड्स फॉर्म्ड इन ऑटम रिमेन डोर्मेंट अंटिल नेक्स्ट स्प्रिंग ड्यू टू द सीवियर कोल्ड, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई जो टेम्परेट रीजन होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, टेम्परेट रीजन्स जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होती है कि जो बड्स ऑटम में फॉर्म हो रही है, ठीक है, वो क्या रहती है, फिर डोर्मेंट ही रहती है, क्योंकि आगे जाके क्या हो जाता है कि विंटर बहुत ज़्यादा तेज ठंड लेके आता है, ठीक है। तो ये बर्ड्स क्या करते हैं, ग्रो नहीं कर पाते, ये क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्प्रिंग में ही क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। तो दिस डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स कैन बी ब्रोकन बाय जिब्रेलिन ट्रीटमेंट्स, ठीक है। In potato also there is a dormant period after harvesting, but the application of the gibberellins sprouts the it helps in the growth basically अपन कह सकते हैं, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि सपोज जो टेम्परेचर रीजन्स हैं, ठीक है, उसमें क्या कर रही है, जो बर्ड ऑटम में ग्रो करी, ठीक है, तो अब ये क्या करती है कि नेक्स्ट स्प्रिंग तक क्या करती है, डोरमेंट रहती है, ये जर्मिनेट करती नहीं है, ये ग्रो ही नहीं करती, क्योंकि ऑटम के बाद क्या आ जाता है, विंटर आना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो विंटर की जो कंडीशंस है वो इसकी ग्रोथ के लिए क्या है, फेवरेबल नहीं है, तो ये क्या करता है, स्टेट ऑफ डोरमेंसी में चला जाता है कि मैं तो अब नेक्स्ट स्प्रिंग में ही ग्रो करूंगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरा एक साल ऑलमोस्ट वेट करना पड़ता है बर्ड के जर्मिनेशन या ग्रोथ के लिए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर हम जिब्रेलिन्स को क्या कराएं, जो बर्ड्स को हैं हम ट्रीट कराएं विद द जिब्रेलिन्स, वो क्या करेंगे, अपनी डोरमेंसी से बाहर आ जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट टू ग्रो, ठीक है। तो डोरमेंसी ऑफ द बर्ड्स कैन बी ब्रोकन बाय द जिब्रेलिन treatments, okay. The third is the root growth, ठीक है, the third is the root growth, यहाँ इतना लगा लेते हैं, आई होप आपको विजिबल होगा, ठीक है, ओके। अब ये जो रूट ग्रोथ की बात है, ठीक है, थर्ड रोल इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट था हमारा सीड के जर्मिनेशन का, ठीक है, सेकंड क्या आ जाएगा, इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ द बर्ड्स, ठीक है, थर्ड क्या आ जाएगा, रूट ग्रोथ, ओके। ये क्या कराता है, रूट की ग्रोथ कराता है, ठीक है। नाउ द जिब्रेलिन्स हैव लिटिल और नो इफेक्ट ऑन रूट ग्रोथ, but at higher concentrations some inhibition of root growth may occur. The initiation of root is markedly inhibited by gibberellins in isolated cuttings. अगर अपन पूरे प्लांट के हिसाब से देखें, ठीक है, तो जिब्रेलिन्स का एज सच कोई खास रोल नहीं होता रूट ग्रोथ में, लेकिन ये जरूर होता है कि अगर ये हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, ठीक है, तो रूट ग्रोथ का इनिबिशन जरूर करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपन इसी जगह देखें, ठीक है, इसी जगह अगर अपन देखें तो द इनिशिएशन ऑफ रूट्स is markedly inhibited by gibberellins in the isolated cuttings. ये क्या करते हैं, रूट्स को आइसोलेटेड अगर जो कटिंग्स है उसमें तो ग्रो करने ही नहीं देते, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कराते हैं, रूट ग्रोथ को
इनहिबिट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, रूट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ रूट इज मार्कली इनहिबिटेड बाय दी जिब्रेलिन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनहिबिशन हो जाता है किसका, रूट ग्रोथ का, बाय हेल्प ऑफ दी जिब्रेलिन्स, ओके। द फोर्थ वन इज elongation ऑफ दी इंटरनोड्स। अभी अपन ने देखा था कि जो राइस सीडलिंग्स थी, ठीक है, वो क्या हो जा रही थी, एक्सट्रीमली टॉल हो गई थी, ठीक है। तो ये टॉल कैसे हुई, कोई भी प्लांट टॉल कैसे होता है, जब अगर ये स्टेम ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो इसके बीच की अगर इंटरनोड्स बढ़ रही है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। इनकी ग्रोथ होती रहेगी तो प्लांट भी क्या होता रहेगा, टॉल होता रहेगा। तो ये क्या कराता है कि प्लांट ग्रोथ कराता है, ठीक है। ये क्या कराता है, प्लांट ग्रोथ कराता है। चलो, ये एक तो रूट ग्रोथ को इनहिबिट कराता है, ठीक है, और ये क्या कराता है, एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स कराता है, ताकि क्या हो सके, प्लांट की ग्रोथ हो सके या इंटरनोड्स क्या कर सके, ग्रो कर सके, ठीक है। द मोस्ट प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन्स ऑन द प्लांट ग्रोथ इज द एलोंगेशन ऑफ द internodes, ठीक है, elongation of the internodes. Therefore in many plants such as dwarf pea, dwarf maize, etc., gibberellins overcome the genetic dwarfism, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ड्वार्फ पी, ड्वार्फ मेज एक्सेट्रा में क्या होते हैं, जो जिब्रेलिन्स होते हैं उनके क्या होते हैं, इफेक्ट को ओवरकम कर देते हैं, ठीक है। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी दे रखा है ग्रेप्स का, ठीक है, आपके उसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है ग्रेप्स का भी, कि ये जो ग्रेप्स के भी ये जो सारे ग्रेप्स भी होते हैं उनको भी क्या कराता है, लंबा करता है, ठीक है, लेंथ में क्या करता है, बड़ा करता है, ओके। फिफ्थ वन इज द बोल्टिंग एंड द फ्लावरिंग, ठीक है। इन मैनी हर्बेशियस प्लांट्स द अर्ली पीरियड ऑफ ग्रोथ शोज रोजेट हैबिट विथ शॉर्ट स्टेम एंड स्मॉल लीव्स, ठीक है। हर्बेशियस प्लांट्स में क्या होता है कि जो अर्ली पीरियड ऑफ ग्रोथ इट शोज अ रोजेट पैटर्न, रोजेट रोज देखा है ना आपने, ऐसे 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 वाला, ठीक है, रोजेट हैबिट विथ शॉर्ट स्टेम्स एंड small leaves, ठीक है। Under short days the rosette habit is retained, while under long days bolting occurs, that is the stem elongates rapidly and is converted into polar axis bearing flower primordia, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अंडर शॉर्ट डेज कब होते हैं, मतलब जब प्लांट को एक क्रिटिकल कंडीशन से थोड़ी कम लाइट की जरूरत होती है, ठीक है। क्रिटिकल लाइट पीरियड अपन मान लें कि एक प्लांट को जनरली क्रिटिकल लाइट पीरियड अपन ने मान लिया 6 घंटे हैं, ठीक है। तो अगर 6 घंटे से कम लाइट चाहिए हुई उसको, ठीक है, उस प्लांट को, तो अपन उसको बोल देंगे शॉर्ट डे प्लांट्स, मतलब उसको क्या है, कम लाइट की जरूरत है और ज्यादा डार्कनेस की जरूरत है। तो वैसे प्लांट्स कौन से होंगे, जनरली विंटर में, क्योंकि तब क्या होता है, दिन कम होता है तो सनलाइट भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और जो लॉन्ग डेज प्लांट होते हैं, मतलब समर वाले प्लांट जिनको लाइट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, ठीक है, या विंटर प्लांट्स हैं अंडर द शॉर्ट डेज, उसमें क्या होता है, जो रोजेट हैबिट है वो तो रिटेन्ड है शॉर्ट स्टेम्स के साथ और शॉर्ट लीव्स के साथ प्रेजेंट है प्लांट, ठीक है। लेकिन जब लॉन्ग डेज आ जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि बोल्टिंग अकर्स, बोल्टिंग मतलब कि स्टेम क्या कर रहा है, एलोंगेट कर रहा है। अब ये रोजेट हैबिट में इतना सा यूं नहीं चल रहा है, ठीक है, अब क्या हो गया, स्टेम क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है, ठीक है। और अब ये क्या हो गया, एक नॉर्मल एक्सिस में कन्वर्ट हो गया, विच इज बेयरिंग द फ्लोरल प्राइमोर्डिया, ओके। नॉर्मल जो स्टेम्स होता है वैसे हो गया, ओके। Now this bolting can also be induced in such plants by the application of gibberellins even under non-inductive short days, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि अब ये क्या बोल रहे हैं कि अब ये कंडीशंस को इंड्यूस कराने के लिए या बोल्टिंग को इंड्यूस कराने के लिए अब अपन को लॉन्ग डेज की वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अपन क्या करा सकते हैं, जिब्रेलिन्स को उसके साथ ट्रीट कर सकते हैं, आई मीन प्लांट को जिब्रेलिन्स के साथ ट्रीट कर सकते हैं, एंड द बोल्टिंग कैन बी इंड्यूस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि इन हायोस्मस नाइगर, ठीक है, अ लॉन्ग डे प्लांट जिब्रेलिन ट्रीटमेंट कॉजेस बोल्टिंग,
and flowering under non-inductive short days. Okay, while in long day plants the gibberellin treatment usually results in early flowering. अब जब शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, ठीक है, तो उसमें तो ये क्या कर रहा है, स्टेम्स को ग्रो करा दे रहा है, फ्लोरल प्राइमोर्डिया क्या होते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं. लेकिन जब जो लॉन्ग डे प्लांट है उसको भी अगर जिब्रेलिन से ट्रीट कराओ तो उसका स्टेम तो ऑलरेडी एलोंगेटेड है ना, तो उन प्लांट्स में अगर अपन जिब्रेलिन से ट्रीट कराते हैं तो इट रिजल्ट्स इन दी अर्ली फ्लावरिंग. ठीक है, उसमें क्या होता है, फ्लावरिंग जल्दी होनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, and in short day plants its effects are quite variable. It may either have no effect, okay, or inhibit or may activate flowering. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम 6th पॉइंट पे, दैट इज दी पार्थेनोकार्पी. ठीक है, दैट इज दी पार्थेनोकार्पी. अगेन पार्थेनोकार्पी क्या होता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना ही क्या हो रहा है, फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना ही क्या हो रहा है, फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा है. तो हमने ये चीज ऑक्शंस में भी देखी थी. तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और उसमें क्या एग्जाम्पल था, शायद टोमेटो. ओके, तो वैसे ही क्या करता है कि ये जो है, ये जो जिब्रेलिन है, ये भी क्या करता है, पार्थेनोकार्पी को क्या करता है, इंड्यूस करता है. ठीक है, पार्थेनोकार्पी को क्या करता है, ये इंड्यूस करता है. ठीक है, तो द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज स्टिमुलेटेड बाय जिब्रेलिन्स. Likewise, the growth of the fruit and the formation of the parthenocarpic fruits can be induced by gibberellin treatment. ठीक है, in many cases, palm and stone fruits where auxins have failed to induce parthenocarpy, the gibberellins have proven to be successful. ओके, जहां पे पार्थेनोकार्पी, तो वही तो बात थी ना कि भाई जब ऑक्शंस भी क्या कर रहा है, पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो मतलब जिब्रेलिन्स की कहाँ जरूरत. लेकिन अब इसका जवाब मिल गया है कि भाई कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि पॉम एंड दी स्टोन फ्रूट. ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि जिब्रेलिन्स जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि ग्रोथ को नहीं करा पाते. ऑक्सिन्स क्या कराते हैं, इनकी ग्रोथ को नहीं करा पाते. ठीक है, इसलिए क्या होता है कि ये हम उनको अगर जब जिब्रेलिन से ट्रीट कराते हैं, ठीक है, उसको जब हम जिब्रेलिन से ट्रीट कराते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, लंबे बन जाते हैं. ठीक है, पार्थेनोकार्पिक बन जाते हैं फ्रूट्स. ओके, तो इसलिए क्या होता है, जिब्रेलिन्स आर इंपॉर्टेंट. ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम अमाइलेज. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है. ओके, वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन्स इज टू कॉज द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम अल्फा अमाइलेज इन द एल्यूरोन लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ सीरियल ग्रेन्स ड्यूरिंग द जर्मिनेशन. एल्यूरोन लेयर, ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके, अभी के लिए समझ लीजिए कि देयर इज अ एल्यूरोन layer in the endosperm of the cereal germs. ठीक है, एंडोस्पर्म इज बेसिकली यूज फॉर द न्यूट्रिशन पर्पस. ठीक है, तो इसमें क्या करता है, ये अल्फा अमाइलेज का सिंथेसिस कराता है. ठीक है, दिस एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ द स्टार्च to form simple sugars which are then translocated to growing embryo to provide the energy source. ये क्या करता है कि जो स्टार्च होता है, ठीक है, उसका क्या करा देता है, ये हाइड्रोलाइसिस करा देता है. ठीक है, जिसकी वजह से स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारी शुगर्स में. और ये जो शुगर से जो ब्रेकडाउन से जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, इससे जो एनर्जी मिलती है, इससे क्या होता है, इस वजह से एम्ब्रियो को क्या कर दी जाती है, ये प्रोवाइड करा दी जाती है. ठीक है, ये एम्ब्रियो को क्या करा दी जाती है, प्रोवाइड करा दी जाती है. ओके, तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ दी जिब्रेलिन्स. लेकिन इसमें अपन क्या करेंगे, एक दो और ऐड करेंगे. ठीक है, जो कि आपकी एनसीईआरटी
बुक में दे रखा है, ठीक है, जो कि आपकी क्या दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। बाकी सब अपन ने पढ़ लिया है, 2 चीजें रह गई है तो अपन उसको नहीं रखते हैं ना। एक आप इसमें 8th पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये क्या करता है, प्लांट जो ग्रेप्स है, मैं करती हूँ इसको यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। ओ गॉड, ओ गॉड, चल रहने दो ये, एनीवे इसको यहाँ पे कट कर देती हूँ। इसका 8 फंक्शन तो क्या है, लेकिन लिख सकते हैं कि ग्रोस हेल्प्स टू ग्रो द स्टॉक ऑफ द ग्रेप्स, ठीक है, एंड एप्पल्स एंड provides them a good shape, ठीक है। ये क्या होती है, ये इनको अच्छा शेप प्रोवाइड करती है, प्लस क्या करती है, इनकी स्टॉक को बड़ा करती है, ग्रेप्स और एप्पल की, ठीक है। दे डीले दी सेनेसेंस, ठीक है, सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा, ओके। तो ये क्या करते हैं, प्लांट की सेनेसेंस को क्या करते हैं, डीले करते हैं, ओके। जब GA3 ये जो जिब्रेलिंस है, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर माल्टिंग प्रोसेस in the brewing industry, ठीक है, ये इस काम भी आता है, ओके। स्टॉक्स लंबे करता है, फ्रूट्स को अच्छे शेप्स प्रोवाइड करता है, it delays the senescence and it is also used in the malting processes in the brewing industry। जो फ्रूट्स वगैरह को माल्ट करते हैं उसमें क्या आता है, ये काम आता है, ठीक है। और भी इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई जो ये क्या करता है कि मार्केट पीरियड को बढ़ाता है। नॉर्मल सी बात है कि सेनेसेंस को डिले करता है, लेकिन अगर आप अलग से भी लिखना चाहें तो अलग से भी लिख सकते हो कि भाई इट इंक्रीजेस द मार्केट पीरियड, ठीक है। बाकी सीडलिंग्स को जर्मिनेशन से हटाता है और उसको जल्दी जल्दी ग्रो करा देता है, जैसे ऑटम वाला जो आपने देखा था अभी एग्जाम्पल, ठीक है, कि नेक्स्ट समर तक स्प्रिंग तक वेट करते हैं, लेकिन जैसे जिब्रेलिंस से ट्रीट कराओ तो वो हाथों हाथ ग्रो कर देते हैं, अपनी डोरमेंसी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके बेसिक एग्जाम्पल्स है। और इसमें आपकी बुक में एक शुगर केन का एग्जाम्पल भी दे रखा है कि ये क्या कराता है, शुगर केन की यील्ड्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। शुगर केन की क्या कराते हैं, यील्ड्स को बढ़ाते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर लेंथ एक्सेट्रा, ओके। सो नाउ अब आ जाएंगे अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिब्रेलिंस इन दी प्लांट। नाउ जिब्रेलिंस आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ हायर प्लांट्स इंक्लूडिंग द शूट्स, द रूट्स, द लीव्स, द फ्लावर्स, द पेटल्स, द एंथर्स एंड द सीड्स, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी है, इससे ज़्यादा और सच कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, ठीक है, कि यहाँ ये मिलते हैं, उससे ज़्यादा ऐसा अपन को डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और चीज़ है कि जो जिब्रेलिंस होते हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली ऑफ ऑलमोस्ट 100 टाइप्स, ठीक है। द जिब्रेलिंस आर ऑफ दी 100 टाइप्स और इनका जो नाम होता है वो 1 2 3 ऐसे करके ही चलता है, ठीक है। लेकिन द मोस्ट कॉमन जिब्रेलिंस दैट इज यूज्ड इज द GA3, ठीक है, GA3 दैट इज द जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, दैट इज द जिब्रेलिक एसिड। यही मोस्ट कॉमन क्या होता है, जिब्रेलिन होता है जो कि यूज होता है, ओके। Now we will come to another hormone that is the cytokinins या
काइनेटिन। ठीक है, आज हम साइटोकाइनेंस डिस्कस करेंगे लास्ट, उसके बाद इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दी एब्सिसिक एसिड एंड दी इथाइलिन। ठीक है, आज हम अपना क्या करेंगे, स्टिमुलेटर्स खत्म करेंगे, प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर्स। ओके, नाउ साइटोकाइनेंस को अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिन भी बोलते हैं। ठीक है, साइटोकाइनेंस को क्या बोलते हैं, काइनेटिन भी बोलते हैं। अब ये दिस काइनेटिन वाज डिस्कवर्ड बाय स्कूग एंड मिलर इन 1950। ठीक है, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय दी स्कूग एंड द मिलर। ओके, स्कूग एंड द मिलर from the tobacco pitch callus, and the chemical substance was identified as 6-furfurylaminopurin। इतना याद नहीं रहता है तो एक चीज याद रख लो कि डिस्कवर किसने किया था, स्कूग एंड मिलर। ठीक है, अब इसको छोड़ सकते हैं अपन 6-furfurylaminopurin को। ओके, यहां तक लिख लो। ठीक है, फ्रॉम द टोबैको पिच कैलस। ओके, बस अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द साइटोकाइनेसिस दैट इज द सेल डिविजन, बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस या सेल डिविजन, इट वॉज कॉल्ड एज दी साइटोकाइनेंस और दी काइनेटिन। ठीक है, अब समझ आया इसका नाम साइटोकाइनेंस क्यों है, क्योंकि ये देखा गया था कि इसका क्या है, फंक्शन है ऑन द सेल डिविजन। ठीक है, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया गया, साइटोकाइनेंस, बिकॉज इट हेल्प्स इन द साइटोकाइनेसिस और द सेल डिविजन। ठीक है, द टर्म साइटोकाइनेन वाज proposed by Latham। ठीक है, द वर्ड वाज proposed by, the term was proposed by the Latham। okay, and Fairley and Kinger used the term phytokinins for cytokinins because of the प्लांट ओरिजिन। ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जनरल नॉलेज की बात बता रही हूँ मैं आपको, जो जो अंडरलाइन कर रही हूँ लिखना तो वही है आपको। ओके, नाउ द केमिकली साइटोकाइनेंस आर काइनेंस एंड दे आर प्यूरिन डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये क्या होता है, प्यूरिन डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, अब साइटोकाइनेंस बिसाइड देयर मेन इफेक्ट ऑन द सेल डिविजन also regulate growth, and hence they are considered as the natural plant growth hormones। ठीक है, इनका इफेक्ट मेनली तो क्या होता है, सेल डिवीजन पे, लेकिन ये क्या करते हैं, ग्रोथ को भी रेगुलेट करते हैं, इसलिए दे आर कंसिडर्ड एज दी नेचुरल प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स। ओके, some of the very important and commonly known naturally occurring cytokinins are coconut milk factor and zeatin। ठीक है, कुछ some of the very important and commonly known naturally occurring cytokinins are coconut milk factor and zeatin। ठीक है, it was also identified the cytokinin as a constituent of the tRNA। ठीक है, it is a constituent of tRNA। ठीक है, तो मैं एक बार बोल देती हूँ, आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो चीजें अंडरलाइन है उसी का आंसर बना के लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें काइनेटिन वाज डिस्कवर्ड बाय स्कूग एंड मिलर इन 1950। ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्कूग एंड मिलर इन 1950 फ्रॉम द टोबैको पिथ कैलस। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, काइनेटिन वाज, ये आप लिख सकते हो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो जो मैं लाइंस बोल रही हूँ अंडरलाइन है वही आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करनी है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको किसने डिस्कवर किया था, स्कूग एंड मिलर ने। ठीक है, 1950 में फ्रॉम द टोबैको पिथ कैलस। ओके, second point is because of its specific effect on cytokinins, because of its specific effect on the cytokinins, it was called as cytokinins। ठीक है, cytokinesis it was called as cytokinin, क्योंकि इसका स्पेशल इफेक्ट था किस पे, साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस पे या सेल डिवीजन पे। इट वाज कॉल्ड एज साइटोकाइनेंस या काइनेटिन। ठीक है, इसमें जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे लिखते जाना है। ओके, अब थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा
कि द टर्म साइटोकाइनिन वॉज प्रपोज्ड बाय लीथम इन 1963. ठीक है, द टर्म साइटोकाइनिन वॉज प्रपोज्ड बाय लीथम इन 1963. ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ जाएगा दे आर प्योरीन डेरिवेटिव्स. ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, दे आर प्योरीन डेरिवेटिव्स. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में अपन लिखेंगे यहां से यहां तक ये फर्स्ट है. ठीक है, यहां से यहां तक ये सेकंड है. टर्म वाला पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है. ओके, प्योरीन डेरिवेटिव्स होते हैं, ये फोर्थ पॉइंट है. फिफ्थ वाला क्या आ जाएगा, साइटोकाइनेंस बिसाइड देयर मेन फंक्शन ऑफ द सेल डिविजन also regulate growth and hence they are considered as the natural plant growth hormone. ये क्या हो जाएगा हमारा, फिफ्थ हो जाएगा कि these are considered as the natural plant growth hormones because of their activity of the plant growth regulation. Okay, the sixth point is the naturally occurring cytokinins are. ठीक है, some of the very important आप काट सकते हो. naturally occurring cytokinins are coconut milk and zeatin. ठीक है, ये अपन क्या लिख सकते हैं, 6 पॉइंट लिख सकते हैं कि जो naturally occurring जो cytokinins होते हैं ये क्या होता है, कोकोनट मिल्क फैक्टर एंड zeatin. ठीक है, एंड 7th पॉइंट लिख लो कि इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द tRNA. ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द tRNA. ओके, एक बार जो भी फोटो स्क्रीनशॉट जो भी लेना ले लो. समझ आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा. ठीक है, आगे चलते हैं. इसके अब डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पे आ जाते हैं. ठीक है, या नेचुरली अकरिंग को छोड़ देते हैं, बायोसिंथेसिस पे आ जाते हैं. ओके, चलो अब बायोसिंथेसिस में क्या आ जाएगा कि इट इज अज्यूम्ड दैट साइटोकाइनेसिस आर सिंथेसाइज्ड एज इन द केस ऑफ प्यूरिन्स इन प्लांट्स. ठीक है, रूट टिप इज एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ इट्स सिंथेसिस. ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा, जनरली रूट टिप पे. ठीक है, और ऑल्सो कहाँ पे मिलेगा, एक तो रूट टिप पे मिलेगा और कहाँ पे मिल रहा है, डेवलपिंग सीड्स में, कैम्बियल टिश्यू में. ठीक है, कैम्बियल टिश्यू में और डेवलपिंग सीड्स में, और कहाँ मिल रहा है, रूट टिप पे. ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसके मेन मैं कहूँ लोकेशंस हो जाएगी जहाँ पे इसका क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है. ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, मेन लोकेशन हो जाएगी जहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सिंथेसिस होता है. ठीक है, अब ये जो मैं कहूँ कि ये जो साइटोकाइनेसिस है, ठीक है, ये जो साइटोकाइनेंस है, ओके, ये क्या करा रही है कि आप लिख सकते हो एक्चुअली कि ये जो अपन बायोसिंथेसिस का लिख रहे हैं ना कि ये एक तो रूट टिप पे मिलता है. ठीक है, डेवलपिंग सीड्स पे मिलता है, कैम्बियल टिश्यू में मिलता है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये क्या होता है, रैपिड सेल डिवीजन के रीजन्स में क्या होते हैं, अकर होते हैं. ठीक है, रैपिड सेल डिवीजन के रीजन में क्या होते हैं, अकर होता है. जैसे रूट टिप्स तो अपन ने लिख ही लिया है, शूट बर्ड्स हो गए, यंग फ्रूट्स हो गए. ठीक है, अपन ये भी लिख सकते हैं, कैम्बियल टिश्यू लिख दिया, ये भी आप लिख लो क्योंकि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि एक तो प्रेजेंट इन द रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन. ठीक है, जैसे क्या क्या इंक्लूड हो गया उसमें, रूट टिप, शूट एपेक्स, बड एंड फ्रूट्स. ठीक है, ग्रोइंग बड्स और क्या हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा. ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ये ग्रो करते हैं. ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ये ग्रो करते हैं. ठीक है, अब वापस आ जाते हैं हम इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पे. ठीक है, पहली बात तो ऑब्वियस है, इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन.
ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ काइनेटिन ऑन प्लांट्स इज टू इंड्यूस सेल डिविजन, स्पेशली इन टोबैको पिथ कैलस, कैरेट रूट टिश्यू, सोयाबीन कॉटिलिडन एंड पी कैलस. ठीक है. या अगर आप एग्जाम्पल्स ना भी लिखना चाहें तो इट इज ओके, यू कैन जस्ट राइट इट हेल्प्स इन दी सेल डिविजन. टोबैको पिथ कैलस में तो ये डिस्कवर हुआ ही था और होपफुली ये नाम याद भी रह जाएगा. ठीक है. इट हेल्प्स इन दी सेल एनलार्जमेंट. ठीक है. लाइक ऑक्सिन्स एंड जिबरेलिन्स, द काइनेटिन में ऑल्सो इंड्यूस सेल एनलार्जमेंट. ठीक है. Significant cell enlargement has been observed in the leaves of the Phaseolus vulgaris, pumpkin cotyledons, tobacco pith culture, cortical cells of the tobacco roots. ठीक है. ये इसके एग्जाम्पल्स है. और कुछ याद नहीं रहे तो फिर टोबैको पिथ कल्चर लिख देना. ठीक है. ये क्या करता है, बेसिकली सेल एनलार्जमेंट कॉज करता है. थर्ड फंक्शन हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन ऑफ एपाइकल डोमिनेंस. द एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन promotes the growth of the lateral buds and hence counteracts the effect of the apical dominance. मतलब ये बेसिकली कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ऑक्सिन के इफेक्ट को काउंटरैक्ट कर रहा है. क्योंकि उसमें क्या देखा था हमने, एपाइकल डोमिनेंस देखा था कि जब क्या कर रही है, एपाइकल बड ग्रो कर रही है. ठीक है. तो लेटरल बड्स ग्रो नहीं कर पाती. ठीक है. लेकिन लेटरल बड्स किस कंडीशन में ग्रो कर पाती है, जब एपाइकल बड को हटा दिया जाए, है ना. लेकिन ये क्या करते हैं कि जब वी स्प्रे द प्लांट विद द साइटोकाइनिन, ठीक है, तो ये क्या करती है, जो लेटरल बड्स है उसकी ग्रोथ को क्या करती है, प्रमोट करती है. एंड इट मेक्स द प्लांट बुशी, हरा ताजा मोटा कर देती है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि अपाइकल बड ही ग्रो करेगा, लेटरल को नहीं करने देंगे. ये अपाइकल बड प्रेजेंट है तो भी लेटरल को ग्रो कराता है. ठीक है. तो तीन फंक्शन अभी तक क्या हो गए, सेल डिविजन, सेल एनलार्जमेंट एंड काउंटर एक्शन ऑफ द अपाइकल डोमिनेंस लिख सकते हैं. ठीक है. थर्ड आ जाएगा डोरमेंसी ऑफ दी सीड्स. ठीक है. थर्ड क्या आ जाएगा, डोरमेंसी ऑफ दी सीड्स. लाइक जिब्रेलिन्स, द डोरमेंसी ऑफ certain light sensitive seeds such as lettuce and tobacco can also be broken by the kinetin treatment. ये भी क्या करता है, सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है. ठीक है. इट हेल्प्स इन द डिले ऑफ द सेनेसेंस. ठीक है. ये क्या करता है, सेनेसेंस को डिले करने में क्या करता है, हेल्प करता है. बुढ़ापा, इस सेनेसेंस इसको क्या करता है, इसको डिले करने में हेल्प करता है. ठीक है. द सेनेसेंस ऑफ लीव्स यूजुअली एक्कम्पनीज विद लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन्स. जब गिरने वाले होते हैं, पत्ते बूढ़े हो जाते हैं, तो वो कैसे होता है, येलोइश कलर के, तो मतलब उससे क्लोरोफिल क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है. ठीक है. सेनेसेंस कैन बी पोस्टपोन टू सेवरल डेज बाय काइनेटिन ट्रीटमेंट बाय इंप्रूविंग आरएनए सिंथेसिस फॉलोड बाय द प्रोटीन सिंथेसिस. ये क्या करता है कि कैसे पोस्टपोन करता है सेनेसेंस को, बाय आरएनए सिंथेसिस, ताकि प्रोटीन और ज्यादा सिंथेसिस होता ही रहे. ठीक है. ताकि प्रोटीन ब्रेकडाउन से ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस और उसमें सेनेसेंस ना आ पाए. ठीक है. सिक्स्थ इज द फ्लावर इंडक्शन. ओके. साइटोकाइनेन्स कैन बी एम्प्लॉयड सक्सेसफुली टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन द शॉर्ट डे प्लांट्स. Okay. Morphogenesis. It has been showed that high oxygen and low kinetin produced only roots, whereas high kinetin and low oxygen could promote formation of the shoot buds. ठीक है. ये क्या कह रहा है, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई रखो और काइनेटिन की लो रखो, तो इससे क्या होगा, सिर्फ रूट्स प्रोड्यूस होगी. सिर्फ क्या होगा, रूट्स प्रोड्यूस होगी. लेकिन वहीं आप उल्टा कर दो कि ऑक्सीजन की क्या है, कम है, और काइनेटिन की ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, शूट बड फॉर्मेशन का भी क्या होगा, प्रमोशन होगा. शूट बड फॉर्मेशन का भी क्या होगा, प्रमोशन होगा. ठीक है. एट फंक्शन हो जाएगा इसका एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ दी सॉल्यूट्स. ठीक है. प्लांट्स एक्यूमुलेट सॉल्यूट्स वेरी एक्टिवली विद द हेल्प ऑफ द साइटोकाइनिन एंड ऑल्सो हेल्प्स इन सॉल्यूट ट्रांसलोकेशन इन द फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं हमारे, ये मिनरल ट्रांसपोर्टिंग या वाटर ट्रांसपोर्टिंग क्या होता है, टिश्यूज होते हैं. ठीक है. तो इसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है इन ट्रांसलोकेशन ऑफ दी सॉल्यूट्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजता है. ठीक है. नाइन्थ इज द प्रोटीन सिंथेसिस. अभी अपन ने देखा. ठीक है.
and other effects are cytokinins provide resistance to high temperature, ठीक है, resistance to the high temperature, cold and diseases in some plants. They also helps in flowering, ठीक है, ये इसके basically क्या होता है, and in some cases it helps in the synthesis of several enzymes involved in the photosynthesis. Okay, फ्लावरिंग में हेल्प करता है बाय सब्सटीट्यूटिंग द फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट्स. अभी अपन ने देखा ना कि ये भी डोरमेंसी ऑफ सीड्स तोड़ता है, तो इसके फंक्शन क्या है, फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट्स को हटा के फ्लावरिंग इंड्यूस कराना, एंजाइम इंड्यूस कराना फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेस ऑल्सो प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू दी हाई टेम्परेचर. ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे बेसिक साइटोकाइनेस के क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे. ठीक है, और ये अगर अपन इसका कमर्शियल यूज देखें तो लास्ट चीज है कि साइटोकाइनेंस हैव बीन यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ ऑफ द फ्रूट्स. मतलब उसके मार्केट प्रोडक्ट को, मार्केट पीरियड को क्या करता है, इंक्रीज करता है और इसको सड़ने नहीं देता. ठीक है, क्विकनिंग ऑफ द रूट इंडक्शन, ओके, शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स इंडक्शन एंड प्रोड्यूसिंग एफिशिएंट रूट सिस्टम. ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, फ्रूट्स की यील्ड भी इंक्रीज होती है. ठीक है, तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द cytokinesis. In the next class we will discuss about the abscisic acid and the ethylene, that are the plant growth inhibitors. Okay, that's it for today's class. Thank you.